नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अस्ट में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं इस एपिसोड में। दोस्तों, यहाँ पे अगर पहली खबर की बात करते हैं तो वो रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने 10 साल से कम सेवा देने वाले सैनिकों के लिए दिव्यांगता पेंशन देने की अनुमति दे दी है। अब तक की पेंशन सशस्त्र बलों के सिर्फ उन जवानों को दी जाती थी जिन्होंने 10 साल से अधिक की सेवा दी है और उन कारणों से दिव्यांग हुए हैं जो सैन्य सेवा से संबंध नहीं है। दरअसल अभी तक दिव्यांग होने के समय यदि किसी सैनिक की सेवा 10 साल से कम होती थी तो उसे सिर्फ दिव्यांगता ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाता था। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सशस्त्र बलों का कोई भी कर्मी जिसकी सेवा 10 साल से कम है और काम करने में असमर्थ होने के कारण उसे स्थायी रूप से हटा दिया गया है, उसे भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। भारत सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए कई कदम उठा रही है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर सेना के तीनों अंगों को 300 करोड़ रुपए की पूंजीगत खरीद का विशेष अधिकार भी दे दिया है, जिससे कि उभरती हुई आपात आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि खरीद से संबंधित चीजों की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं है और आपात आवश्यक श्रेणी के तहत हर खरीद 300 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य की नहीं होनी चाहिए। ये निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डीएसी की बैठक में हुआ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि डीएसी ने 300 करोड़ रुपए तक की तत्कालीन पूंजीगत खरीद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों को अधिकार प्रदान कर दिए। इसमें कहा गया है कि इस निर्णय के बाद खरीद से जुड़ी समय सीमा कम हो जाएगी और इससे खरीद के लिए 6 महीने के भीतर ऑर्डर देना और 1 साल के भीतर संबंधित वस्तुओं की उपलब्धता की शुरुआत निश्चित होगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आईटीबीपी को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी सहित दूसरी जगहों पर चीन से गतिरोध के बाद अब भारत और ज्यादा सतर्कता बरत रहा है। भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। अब आईटीबीपी के जवान चाइनीज लैंग्वेज सीखेंगे। अब आपको आईटीबीपी के जवान नी हाओ यानी कि नमस्कार और हुईकू यानी कि पीछे हट जाओ जैसे चीनी भाषा का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका मकसद है कि सीमा पार तैनात चीनी सैनिकों से भारतीय सुरक्षा बल बेहतर तरीके से संवाद कर सके। भारत सरकार इस कोर्स की संख्या को अब बढ़ाएगी। दोस्तों, ये जो कोर्स है आईटीबीपी को वो मसूरी स्थित एकेडमी में करवाया जाएगा। हालांकि कोरोना की वजह से बीच में इस कोर्स को रोक दिया गया था, लेकिन अब दोबारा इस कोर्स को फिर से मसूरी में शुरू किए जाने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के करीब 90,000 जवानों को बेसिक चाइनीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत चीन को लेकर आ रही है। लद्दाख में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। चीन की हरकतों को देखकर भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी तैयारी बढ़ा दी है। पूर्वी लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी दिल्ली पहुंच गए हैं। हालात बिगड़ने के संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि चीन की सेना पैंगोंग में फिंगर 4 से पीछे हटने से मना कर रही है। इधर एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करने वाले हैं। त्रिशूल में दोनों देशों के बीच चौथी कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। ये बातचीत 14 घंटे चली थी। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से सैनिकों को हटाने पर सहमति बनी थी। भारत की मांग है कि चीन के सैनिक इलाके से पूरी तरह से हटे। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। चीन की हरकतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में 60,000 सैनिक तैनात कर दिए। भारत ने भीष्म टैंक, अपाचे युद्धक हेलीकॉप्टर, सुखोई फाइटर जेट, चिनूक और रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती कर दी है। साथ ही पूर्वी लद्दाख में भारत ने तोपों की तैनाती को भी बढ़ा दिया है। यानी कि यहाँ पर चीन फिर से धोखे देने वाली बात कर रहा है और पीछे हटने की बजाय वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और जहां फिंगर 4 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत वहां तक पेट्रोलिंग करता था, फिंगर 4 भारत का एरिया है, वो वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारत कूटनीतिक, राजनीतिक और हर तरीके के दबाव बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये सारे जो ऑप्शन है वो फेल हो जाते हैं तो अंतिम जो निर्णय होगा वो होगा अटैक का, यानी कि आक्रमण का। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो है बिलासपुर मनाली लेह रेल प्रोजेक्ट को लेकर। इस रेलवे लाइन की ऊंचाई समुद्र तल से 5,360 मीटर तक होगी, जो कि वर्तमान में चीन में तिब्बत तक बिछाई गई पटरी की ऊंचाई से भी ज्यादा है। ये समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। 465 किलोमीटर की इस लाइन को बनाने में लगभग 83,360 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट में 74 सुरंगें शामिल होंगी। भारतीय रेलवे ने लेह लद्दाख तक ट्रैक बिछाने की योजना को रफ्तार दे दी है। नई दिल्ली और लद्दाख क्षेत्र को दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन से जोड़ने की परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। ये लाइन भारत चीन सीमा के पास से होकर गुजरेगी। आपको बता दें कि अगर बिलासपुर मनाली लेह रेल प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इससे दिल्ली से लेह की दूरी मात्र 20 घंटे की रह जाएगी। अभी तक इस दूरी को तय करने में 40 घंटों का वक्त लगता है। लद्दाख में बनने वाली
वाली इस लाइन पर भारत चीन सीमा के पास 30 स्टेशन होंगे। सभी स्टेशन हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के होंगे। आपको बता दें कि इस रेल लाइन से सुरक्षा बलों को काफी मदद मिलेगी। साथ ही लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन भी बढ़ेगा और भारत सरकार इसे जल्द से जल्द पूरा कराने में लगी हुई है। अगली खबर की बात करते हैं तो राफेल विमानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि 27 जुलाई तक भारत को 5 राफेल जेट्स का पहला बैच प्राप्त होने वाला है, जो भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाएगा और इन्हें अंबाला एयरबेस में रखा जाएगा। आपको बता दें कि इसमें M88 इंजन है जो डसॉल्ट राफेल और राफेल इंडिया को पावर देता है। कंसाइनमेंट बॉक्सों में ये अंबाला एयरबेस में आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मिट्योर BVRM पहले से ही भारत में आ चुकी है और कुछ इन्वेंट्री को फ्रांसीसी वायुसेना से भारत के अनुरोध पर स्थानांतरित भी किया जा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो चीन के JF-17 फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार चीन JF-17 फाइटर जेट्स के उत्पादन की वृद्धि कर रहा है, जिसे संयुक्त रूप से पाकिस्तान के साथ उसने विकसित किया था। रिपोर्ट की माने तो 2020 की पहली छमाही में वितरित के विमानों की संख्या पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक थी। चीन की एविएशन न्यूज के अनुसार चीन के राज्य के स्वामित्व वाली एविक ने पिछले साल ये रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना JF-17 फाइटर जेट का मुख्य ऑपरेटर है। साथ ही ये भी बताया गया कि म्यांमार भी चीन पाकिस्तान निर्मित लड़ाकू जेट को उड़ाता है। JF-17 का उन्नत संस्करण, जिसे JF-17 ब्लॉक 3 कहा जाता है, उसका डेवलपमेंट भी लगातार चल रहा है और इसमें सूचना पर आधारित युद्ध क्षमता और साथ ही कई हथियारों का अपग्रेडेशन है। चीन ने कहा कि JF-17 ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए एविक से कई देशों ने संपर्क किया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दियामर बासा डैम बनाने का जोरदार विरोध कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान सरकार के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि बासा डैम बना तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बड़े हिस्से पानी से भर जाएंगे। साथ ही भारत ने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र की वास्तविक स्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी भारत कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ चीन के पास भी अपना विरोध दर्ज करा है और कहा है कि अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में ऐसी परियोजनाएं गैर कानूनी है। भारत ने दोनों देशों के बीच साफ कह दिया है कि पाकिस्तान अपनी करतूतों को लेकर कानून की नजर में कहीं नहीं टिक पाएगा। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2006 में बासा डैम बनाने का फैसला किया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शौकत अजीज ने 2007 में इस डैम की नींव रख दी। दरअसल बासा में डैम का निर्माण हो रहा है जो कोहिस्तान का इलाका है, जबकि इसमें पानी दियामर जिले से आता है। इसीलिए सरकार ने बासा डैम का नाम बदलकर दियामर बासा डैम कर दिया। दोस्तों, ये डैम बनना भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। ऐसे में भारत को, मेरा तो मानना यही है कि हमें जल्द से जल्द POK को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर ये चालबाजी करता है पाकिस्तान। और अगर ये चीन के साथ यहाँ पे मिलकर पाकिस्तान चालाकी खेलता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा विरोध हो सकता है। तो ऐसे में भारत को जल्द से जल्द इस मुद्दे को भी कश्मीर मुद्दे की तरह सुलझा देना चाहिए और तुरंत इस जगह पर, जो कि भारत की अपनी जगह है, उस पर बेझिझक होकर कब्जा कर लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो S-500 को लेकर आ रही है। अमेरिका और नाटो के अन्य देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस जल्द ही नए ब्रह्मास्त्र को तैनात कर सकता है। रूस का यह हथियार इतना घातक है कि अंतरिक्ष से आ रही हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी खत्म कर सकता है। रूस के इस ब्रह्मास्त्र का नाम S-500 है। यह अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने पहले के S-400 की जगह लेगा। S-500 प्रोमीथियस सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये रूस का ऐसा रक्षा कवच है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन विमानों तक का पलक झपकते ही खात्मा कर सकता है। S-500 डिफेंस सिस्टम की रेंज करीबन 400 से 600 किलोमीटर है। आपको बता दें कि इस डिफेंस सिस्टम से जुड़े इंजीनियर ने कहा कि S-500 धरती के सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों को तबाह करने की क्षमता रखता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से किलर मिसाइल को लक्ष्य की ओर भेजते हैं, जो ध्वनि की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है। रूस के एरोस्पेस फोर्स कमांड के कमांडर ने कहा कि S-500 की तकनीक की खासियत इसे पहली पीढ़ी के स्पेस डिफेंस नेटवर्क का हथियार बनाती है। इस तरह का हथियार दुनिया में कोई नहीं है। S-500 सभी तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों और अंतरिक्ष तक छोड़े जाने में सक्षम हाइपरसोनिक हथियारों को खत्म कर सकता है। यह डिफेंस सिस्टम एक साथ 10 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। अंतरिक्ष में निचली कक्षा में घूम रहे उपग्रहों को S-500 से नष्ट किया जा सकता है। इस सिस्टम का निर्माण अल्माज एंटी एयर डिफेंस कर्सन ने किया है। साथ ही S-500 का मुख्य काम नजदीक आने वाली मध्यम दूरी की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल से निपटना है। इस रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का वर्ष 2019 में सफल परीक्षण किया गया था। माना जा रहा है कि वर्ष 2021 तक इसे रूस की सेना में शामिल कर दिया जाएगा। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में खास तौर पर बनाई गई 77N6, 77N6N1 मिसाइलें लगी होंगी और ये अमेरिका के F-35 स्टेल्थ विमान को भी गिरा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भारत की टेंशन बढ़ रही है,
क्योंकि अगर S-500 सिस्टम को बेचने का निर्णय रूस लेता है तो इसका सबसे पहला खरीदार तुर्की और चीन हो सकते हैं, जो कि भारत के सख्त विरोधी हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।